आज आप सभी साथियों का, सभी दोस्तों का इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। साथियों, आज कोरोना वायरस की महामारी के कारण पूरे देश के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें जो प्रवासी श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, उसके संबंध में मैं आपसे अपना विचार रखना चाहता हूँ, आपसे अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, किसी शायर ने कहा है कि वो जिसके हाथ में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके शहरों में आई है। और वह ये जो लाइन है किसी कवि की, वह बिल्कुल सही है, लेकिन मेहनतकश मज़दूरों को बड़े शहरों और महानगरों से, जिन शहरों और महानगरों को उन्होंने सजाया संवारा, उन्हीं शहरों से उनको जाने के लिए कह दिया गया। शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए, लॉकडाउन को मेंटेन करने के लिए उनको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाता है। और इस बात की बिना कोई परवाह किए, बिना किसी ये बात सोचे समझे कि उनके जाने के लिए कोई साधन है कि नहीं है, पुलिस की बर्बरता, लाठियों से पीटना, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, ये तमाम लोग हज़ारों किलोमीटर का सफ़र उन महानगरों से उन्होंने शुरू कर दिया। और वह मज़दूर इतना बेबस था कि दिल्ली की उन तमाम जगहों पर, सड़कों पर मज़दूरों की कतार में, मज़दूरों की सफ में बैठ करके, जो भिखारी बैठ करके खाना खाते हैं, उसकी सफ में, उसकी लाइन में बैठ करके खाने के लिए मजबूर था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरा ऐसा महसूस हो रहा था कि हिंदुस्तान आज बहुत बेबस नज़र आ रहा है। आज़ादी के बाद जो आज़ादी का आंदोलन इस मुल्क के अंदर चला, तो ये लोगों ने सोचा था कि एक देश आज़ाद होगा, यहाँ पर गरीबी और अमीरी की खाई को पाटा जाएगा, यहाँ कोई भूखों नहीं सोएगा। ये वह सपने बन के रह गए और हिंदुस्तान की सारी पूंजी पर चंद लोगों की उसकी सत्ता पर, उसकी संपदा पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद आज हिंदुस्तान की पूंजी का 98%, 2% लोगों के हाथों में पूंजी समेट करके चली गई है। 2% वह लोग हैं, वह चंद घराने जो हिंदुस्तान के सारे संसाधनों पर कब्जा करके 98% लोगों को कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जब छोटे छोटे शहरों से, महानगरों से मज़दूर इन बड़े शहरों और महानगरों में अपनी रोजी रोटी की तलाश में गया, तो वहाँ उसने उस शहर को सजाया, उस शहर को संवारा, और संवारने और सजाने के बाद वहाँ उसने अपने भविष्य की तलाश करना शुरू किया। लेकिन उसे मिला क्या? लॉकडाउन की एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जिससे ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई, साफ सामने नज़र आ रही थी कि भारत एक तरफ, जो भारत जहाँ 50% कामगारों का भारत है, जहाँ 50% लोग मेहनतकश लोग रहते हैं, वह भारत आज, वह मज़दूर आज बेबस नज़र आ रहा है।
और उसको हजारों किलोमीटर की दूरी का सफ़र अपने बीबी बच्चों, अपनी पोटली, अपने चंद सामान को लेकर के आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, बिहार की तरफ उसने पैदल कूच कर दिया। और सरकार की संवेदनहीनता का भी बहुत स्पष्ट लोगों के सामने दिखाई दे रहा है कि एक तरफ चाइना के अंदर जो बड़े पूंजीपतियों के बेटे और बेटियां वहाँ जहाँ मेडिकल की साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, उनको ले आने के लिए जहाज़ें जाती थी। जो NRI अमेरिका के अंदर रह रहे थे, उनको ले आने के लिए जहाज़ें जा रही थी। और जो गरीब मज़दूर बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, तमाम ऐसे महानगरों में जहाँ पर वो मेहनत करके उस शहर को सजाता और संवारता है, और लॉकडाउन में जब उसे खाने के लाले पड़ने लगे तो अपने वतन, अपने घर की तरफ जाना चाहता था, उसको पैदल भी आने नहीं दिया गया। पैदल आने पर भी पुलिस ने अपनी लाठियों से पीट करके उनको बेहाल कर दिया, और सरकार ने उनके आने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। कोटा जैसी जगह पर जहाँ बड़े अमीरजादों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको ले आने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लग्जरी बसों का प्रबंध किया और उनको कोटा से ले आया गया। बहुत अच्छी बात, और इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन क्या वह प्रवासी मज़दूर, क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वह प्रवासी मज़दूर का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या वह प्रवासी मज़दूर जो अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, मित्रों, क्या उनका अधिकार नहीं है कि उनके लिए ट्रेन से उनको भिजवा दिया जाए जहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ बस से जाना चाहते हैं बस से पहुँचा दिया जाए? लेकिन ये सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। यह इसलिए नीयत स्पष्ट है कि मज़दूर विरोधी ये सरकार है, और ये सरकार अगर मज़दूर विरोधी नहीं होती तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कोटा और चाइना से लोगों को ले आया गया, तो इनको भी बम्बई और दिल्ली से इनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जाता। मुट्ठी भर लोग, आज़ादी के बाद ये देश उन मुट्ठी भर लोगों के अंदर सिमट के रह गया। और आज जब कल कारखाने, अगर ये पूर्वांचल, ये बिहार का पिछड़ा इलाका है, अगर यहाँ पर रोज़गार मुहैया किया जाता, यहाँ कल कारखाने लगाए जाते, रोज़गार का सृजन किया जाता, तो आज ये मज़दूर बम्बई और दिल्ली की सड़कों पर भिखमंगों के साथ बैठ करके खाना खाने की नौबत इसकी नहीं आती। लेकिन पूरा पूर्वांचल उद्योग शून्य है, बिहार उद्योग शून्य है, और ये मज़दूर जो अपने श्रम को ले जाकर इन महानगरों में बेचता है, वह आज एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है। इसलिए ये आज ये सवाल हम लोगों के सामने है, इस देश की उस गरीब जनता के सामने सवाल है जो इस देश की आधी आबादी गरीब और मज़दूरों की है, मेहनत कश जनता की है। और अगर उसमें किसान को भी जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से 3/4 हिस्सा गरीब मज़दूरों किसानों का होगा। और ये गरीब मज़दूर किसान के साथ एक दिक्कत ये भी होती है कि ये जात, धर्म और मजहब के नाम पर ये बटे हुए हैं। अगर इनके अंदर वर्ग चेतना होती, अगर इनके अंदर वर्ग चेतना लोग लाया गया होता, वैज्ञानिक सोच पैदा हुई होती, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मज़दूर तब दिल्ली से अपने घरों की तरफ नहीं लौटता, बल्कि दिल्ली से संसद की तरफ मुड़ जाता, और जाकर वहाँ वह अपने होने का, अपने वजूद का सवाल पूछता, अपने अधिकार का सवाल पूछता, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता। और हिंदुस्तान की सरकार को सोचना उसकी मजबूरी बन जाती
लेकिन वर्ग चेतना की कमी और जात धर्म मजहब के नाम पर बटे हुए ये मज़दूर आज अपनी बदहाली के लिए, बदहाली पर जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। साथियों, कि किसी शायर ने, किसी कवि ने सही कहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलो और उम्र भर के लिए चलो, चलो यहाँ से चलो और उम्र भर के लिए चलो। साथियों, ये मज़दूर वहाँ से आया है, वह दोबारा वहाँ वापस नहीं जाना चाहता है, लेकिन पेट की भूख, तन की आग मन को पागल बना देती है और पेट की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये पेट की जो भूख है, उसकी जो बेबसी है, फिर ये जब स्थिति समान होगी तो फिर अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी की तलाश में फिर उन्हीं महानगरों में जाएगा, फिर उन्हीं महानगरों में जाकर अपनी रोजी रोटी की तलाश करेगा। और साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये भारत, बेबस भारत, जहाँ भी आपको मिले, जिस भी जगह पर आपको मिले, जो भी आपसे हो सके आप इनकी सहायता करिए, इनकी मदद करिए। ये असली भारत है, ये असली भारत की तस्वीर है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने की कृपा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।